हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आइए जी, कैपिटल गेन में लास्ट क्लास में दो टॉपिक हो गए हमारे। पहला टॉपिक था कैपिटल गेन कब लगता है, तो जवाब आया कैपिटल गेन कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे लगता है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि कैपिटल एसेट्स क्या होती है, तो वो भी अपन ने देख लिया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। तो उसमें मेन पॉइंट था हर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, पर उसके कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। एक्सक्लूजन नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बीएनपी, एक्सक्लूजन नंबर 2 पर्सनल इफेक्ट्स, एक्सक्लूजन नंबर 3 रूरल एग्रीकल्चर लैंड, एक्सक्लूजन नंबर 4 स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स और स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। और दो क्लैरिफिकेशन और थे। एफआईआईस के पास जो भी सिक्योरिटीज है उन्हें ऑलवेज कैपिटल एसेट माना जाएगा, और यूलिप को भी कैपिटल एसेट मानेंगे अगर उसका प्रीमियम पेबल 2.5 लाख रुपए साल से ज्यादा का होता है। एब्सेंट है बाकी के। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मेन टॉपिक हो सकता है हमारे लिए। कैपिटल एसेट कितने टाइप का होता है, ये है हमारा अगला टॉपिक। क्या है नौ टॉपिक का नाम बताइए? टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। ओके जी, अब देखो बेटा, कैपिटल गेन बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक का नाम है शॉर्ट टर्म कैपिटल। दो टाइप के होते हैं। तो अब समय आ गया है कैसे पता लगेगा व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डिपेंड करता है कि गेन का नेचर क्या है, किस बात पे कि आपने जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है उसका नेचर क्या है। अगर मेरे द्वारा ट्रांसफर्ड की गई कैपिटल एसेट का नेचर शॉर्ट है तो गेन शॉर्ट होगा। अगर ट्रांसफर्ड एसेट का नेचर लॉन्ग है तो गेन लॉन्ग। तो वी हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ कैपिटल एसेट वी हैव ट्रांसफर्ड। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट एज पर द लॉ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो अगला टॉपिक को मैं नाम दे देता हूं टाइप ऑफ कैपिटल एसेट। लिख लीजिए अगला टॉपिक टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, और दोनों नाम लिख लीजिए। पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा है लॉन्ग टर्म। अब सुन लीजिए, यहीं पे मेन अमेंडमेंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। चक्कर क्या है कि हम सब करंट एग्जाम में, चाहे वो मई 25 में दो, चाहे सितंबर 25 में दो, चाहे जनवरी 26 में दो, तीनों एग्जाम में जो हम इनकम निकालेंगे ना वो 24-25 फाइनेंशियल ईयर की होगी। सबको पता है। तो चक्कर क्या है कि लास्ट जो बजट आया था उसी में एवाय 25-26 के लॉ आए थे, और लास्ट बजट में ही चेंजेस आए थे। अभी का बजट तो आने वाला है, 1 तारीख को आ जाएगा, वो एवाय 26-27 का बजट होगा। ध्यान रख लेना। एक तो ये परेशान मत करना, ये जो बजट आएंगे इसके अमेंडमेंट से आपको कोई मतलब नहीं, अभी तो नहीं है, इसके बाद वाले अटेम्प्ट में भी नहीं है। मई 26 से काम पड़ेगा। तो
अभी जो लास्ट बजट पेश किया था सरकार ने, उसमें उन्होंने कैपिटल गेन के अंदर मेजर चेंजेस किए। पहले क्या था, ये जो भी बजट आया था, क्योंकि चुनाव के बाद आया था, तो वो एक इंटरिम बजट तो नहीं, वो फाइनल बजट आया था। चुनाव के बाद वाला बजट फाइनली होता है, चुनाव से पहले जो बजट आता है वो इंटरिम। तो पहले तो नॉलेज अपना अपडेट कर लीजिए। तो अभी जो चुनाव के बाद यानी रिजल्ट के बाद जो बजट आया वो मेन बजट आ गया था। पहला सरकार का पहला बजट आ गया, नई सरकार का पहला बजट, अब दूसरा बजट है। तो अभी चक्कर क्या हुआ था कि 23 जुलाई 2024 की वो डेट थी जब से नए कानून लागू किए गए थे। चक्कर क्या है, फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 2024। तो चक्कर ये पड़ गया इस साल कि जो अमेंडमेंट है ना, वो 23 जुलाई 24 के बाद के ट्रांसफर पे लग रहा है। तो 23 जुलाई 24 के पहले जो एसेट ट्रांसफर्ड है उस पर पुराना लॉ लग रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में दोनों लॉ की जरूरत पड़ रही है लोगों को, कैपिटल गेन निकालते वक्त, पुराना भी और नया भी। तो आपको दोनों लॉ समझने पड़ जाएंगे, आपके लिए डबल मेहनत है, बस ये आपके साथ चक्कर। अब जो बच्चे आएंगे भविष्य में जो 26-27 EY पढ़ेंगे, उनको तो नया लॉ से पढ़ना है, क्योंकि वो सब 25-26 की इनकम निकाल रहे होंगे। 25-26 में तो नया लॉ ही चल रहा है। 23 जुलाई 24 के पहले का कानून क्या था और 23 जुलाई 24 के बाद का कानून क्या है, आपको दो काम करने हैं। ये है इस हेड का चक्कर। तो इफ यू हैव ट्रांसफर्ड एसेट फ्रॉम 1/4/24 टिल 23 बिफोर 22 तक, मतलब तो 22 जुलाई तक तो पुराने लॉ से गेन निकलेगा, और 23 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जो एसेट बेची लोगों ने वो नए लॉ से गेन निकाला। तो ये चक्कर आपको देखना है बस। तो डेट इज इंपॉर्टेंट, जो डेट आप याद रख लेना। इन केस ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई और इन केस ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। अब मैं इसको पुराना लॉ नया लॉ कह के बोलने लग जाऊंगा। डेट आपको बता दी मैंने क्या इंपॉर्टेंट डेट है। तो नया लॉ आने के बाद कैपिटल एसेट का नेचर क्या है, जब नया लॉ नहीं भी था पुराना लॉ भी था तब भी कैपिटल गेन का नेचर तो ना होल्डिंग पीरियड से निकलता था। होल्डिंग पीरियड मींस मतलब आपने कितने समय एसेट रख के बेची। तो जैसे एक इंसान है जिसने 1 साल पहले कोई एसेट खरीदी और बेच दी, और एक इंसान है जिसने 10 साल पहले खरीदी एसेट और बेच दी। तो टेक्निकली एक ही जैसी एसेट दोनों बेचे, भले आपने 1 साल पहले ज्वेलरी खरीदी थी और बेच दी, मैंने 10 साल पहले ज्वेलरी खरीदी बेच दी। ज्वेलरी इज ए कैपिटल एसेट, पर आप जो गेन कमाओगे वो शॉर्ट होगा, मैं जो गेन कमाऊंगा वो लॉन्ग। दिक्कत ये नहीं है कि कैपिटल एसेट के नाम में फर्क है, कैपिटल एसेट तो सेम ही है ज्वेलरी। दिक्कत है अपन ने होल्डिंग अलग अलग करा है। मेरा होल्डिंग ज्यादा था, मैंने ज्यादा समय होल्ड करा है, आपने कम समय होल्ड करा है, इससे नेचर चेंज होता है। तो बेस शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में क्या है, होल्डिंग पीरियड, इससे जज होता है नेचर क्या है। तो क्लियर हो गया बेस क्या है। कैसे जज करोगे नेचर शॉर्ट है कि लॉन्ग है, होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटल एसेट। जनरली होल्डिंग पीरियड का मतलब है खरीदने से बेचने तक का टाइम, खरीदी कब बेची कब, जनरली तो यही होता। अब क्या होता है पहले सुनिए। जो नया लॉ है उसमें 2 होल्डिंग पीरियड ही दिए गए हैं, 12 महीना 24 महीना। कुछ कैपिटल एसेट पे 12 मंथ का पीरियड जज करके शॉर्ट लॉन्ग करेंगे, कुछ पे 24 महीना जज करेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे 12 महीने या उससे कम समय होल्ड करी तो शॉर्ट, 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर ली तो लॉन्ग। वो बेस पीरियड 12 महीने, कुछ पे 24 महीने हो जाएगा। 24 मंथ या उससे कम होल्ड करी तो शॉर्ट, उससे ज्यादा होल्ड करी तो लॉन्ग। तो नए वाले लॉ में 2 ही टाइम पीरियड्स हैं, 12 और 20। जो भी कैपिटल एसेट है 2 बेस पीरियड हो गए, 12, 24। पर जो पुराना लॉ चलता था पहले, उसमें 3 टाइम पीरियड से जजमेंट होते थे, 12, 24 और 36। तो 23 जुलाई 24 से पहले शॉर्ट लॉन्ग जज करने के लिए आपके पास 3 पीरियड्स होते थे, 12, 24, 36। अब कितने पीरियड्स हो गए, 2, 12, 24।
तो पुराने लॉ में 12 किस में देखते थे, कौन सी कैपिटल एसेट में 12 महीने देखने, कौन सी पे 24 महीने देखने और कौन सी पे 36 महीने देखने। और नए वाले पे क्या हो जाएगा, कौन सी कैपिटल एसेट पे 12 महीने देखने और कौन सी कैपिटल एसेट पे 24। सिंपल बात बता दूं तो 12 24 किस में देखने ये बता देते हैं, 36 बाकी सब में देखने। तो जनरल पीरियड 36 था, अब 12 किस में देखना बता देंगे, बाकी सब पे क्या देखा जाता है 24। तो ऐसे करके जज हो जाता है शॉर्ट लॉन्ग जो भी। तो अभी मैं पुराने लॉ की तरफ से बात करूं तो 12 मंथ का पीरियड लगता था 3 कैपिटल एसेट्स के ऊपर। आपके सामने नाम दिख रहे होंगे आपको। सबसे पहले किस पे लगता था, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स। सिक्योरिटी वर्ड काफी बड़ा है, शेयर्स ही सिक्योरिटीज नहीं होते, डिबेंचर बॉन्ड सब सिक्योरिटीज पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स नहीं आनी चाहिए। बस म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अलावा की सिक्योरिटीज पे 12 मंथ पीरियड, बशर्ते वो क्या हो, लिस्टेड। तो किस में देखते थे 12 मंथ पुराने लॉ में, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज अदर देन यूनिट्स। पहली एसेट का नाम बोलिए क्या है, तेज बोलो सब। दूसरा देखते थे यूनिट पे, ऊपर अदर देन यूनिट बोल देते थे, फिर यूनिट सेकंड कैटेगरी में आती थी। 2 टाइप की यूनिट, एक का नाम इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट और एक का नाम यूटीआई की। 2 ही यूनिट पे 12 मंथ, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की यूनिट, यूटीआई की यूनिट। बोलो दोनों क्या नाम है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूटीआई यूनिट्स पे आपको 12 मंथ देख। सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी में लिस्टेड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हर यूनिट पे 12 मंथ नहीं है, 2 ही पे है, चाहे लिस्टेड हो या ना हो। म्यूचुअल फंड यूनिट के अलावा जो सिक्योरिटीज आपके पास है, अगर लिस्टेड है तो 12 मंथ, नहीं है तो फिर 12 में नाम ही नहीं है, फिर वो आगे देख लेंगे अभी। और तीसरी कैपिटल एसेट जिसपे 12 मंथ है उसका नाम क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड। याद करो बीएनपी में भी मैंने आपको बोला था, पूरा केस समझाया था मैंने। जो इशू करता है वो जो जीरो कूपन बॉन्ड का डिस्काउंट है उसका तो खर्चा है, बीएनपी में छूट मिलता है उसका 36 के अंदर ही मिलता है कहीं पे। और जो बॉन्ड खरीदता है उसके लिए वो डिस्काउंट इनकम है। यार मैंने आपको 80 रुपए में बॉन्ड इश्यू करे, 100 में रिडीम करूंगा, तो 20 रुपीज इज माई एक्सपेंसेस विच आई कैन गेट डिडक्शन अंडर हेड बीएनपी इन द लाइफ ऑफ बॉन्ड इक्वली। कुछ तो याद करो। और 20 रुपया तुम्हारा कमाई है, तुम्हारे को तो 20 कमाई हो गया ना, फिर वो कैपिटल गेन में जाएगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड इज ए कैपिटल एसेट। वापस से बोल देता हूं, सर आपने तो लिखवाई ही नहीं जीरो कूपन बॉन्ड कैपिटल एसेट है, फिर क्यों बोल रहे हो, मैं क्यों लिखवाऊंगा, मैंने वैसे भी उन्हीं एसेट के नाम लिखा है जो कैपिटल एसेट नहीं है। तो नहीं में नाम आया था जीरो कूपन बॉन्ड का, इसका मतलब है यार। तो जीरो कूपन बॉन्ड के कैपिटल गेन में भी आपको 12 महीने का पीरियड ही देखना है। पुराने लॉ की बात चल रही है। तो 12 मंथ का पीरियड 3 एसेट पे देखते हैं पुराने लॉ में। बोलिए कौन कौन सी तीनों एसेट है, सिक्योरिटी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज अदर देन म्यूचुअल फंड यूनिट्स, यूनिट ऑफ और दिस, और लास्ट चीज जीरो कूपन बॉन्ड। 12 मंथ देख लिए, मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन बताइए। 12 महीने या उससे कम होल्ड करा इन चीजों को तो शॉर्ट टर्म नेचर है, तो ये एसेट लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरे पास जीरो कूपन बॉन्ड 8 महीने पुराने हैं, मैंने बेच दिए, आपने 15 महीने पुराने जीरो कूपन बॉन्ड बेचे अगर, तो आप एलटीसीजी कमाएंगे, मैं एसटीसीजी कमाऊंगा, यही हुआ ना। आप क्या कमाएंगे, एलटीसीजी, मैं कमाऊंगा एसटीसीजी। 8 महीने पुराने बेच रहा हूं, 15 महीने पुराने। अब 24 महीने किस में देखते थे पुराने लॉ में, 2 चीजों पे देखते थे, अनलिस्टेड शेयर और लैंड और बिल्डिंग। 2 कैपिटल एसेट पे 24 महीने। अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज नहीं है वर्ड। तो अगर लिस्टेड शेयर है मेरे पास तो 12 महीने, लिस्टेड डिवेंचर है 12 महीने, क्योंकि वर्ड सिक्योरिटी है वहां पे। तो अनलिस्टेड शेयर है 24 महीने, अनलिस्टेड डिवेंचर पे 24 नहीं है, क्योंकि यहां पे वर्ड शेयर है, सिक्योरिटीज नहीं है। वर्ड पे खेलना है, ध्यान रख लेना। शेयर छोटा वर्ड है, सिक्योरिटीज बड़ा वर्ड है।
सिक्योरिटीज में तो बहुत चीजें आ जाती है अदर देन यूनिट, वो तो हमने पढ़ ही लिया लिस्टेड में जो है। इसके बाद लैंड और बिल्डिंग पे कुछ चॉइस मैंने देखने थे, जमीन और मकान पे भी चॉइस मैंने। दो हो गए, तीन ये हो गई, दो ये हो गई, पांच ही हो गई। बाकी हर एसेट जो भी बच गई इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बाकी सब पे कितना मैंने देखते हैं 36। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, लिस्टेड डिबेंचर्स 12, अनलिस्टेड डिबेंचर्स ज्वेलरी 36, क्योंकि 12 चॉइस में नाम ही नहीं है ना। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर सब वो जो कैपिटल एसेट है ना, सब 36 में जाए। गोल्ड बॉन्ड, यार तुम गोबर करने से कब बाज जाओगे यार। जो कैपिटल एसेट ही नहीं है उसके लिए आप 12, 24, 36 में क्यों दिमाग लगा रहे हो यार। पहले कैपिटल एसेट तो बनने दो चीजों को, उसके बाद 12, 24, 36 नेचर जे हो गए। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एसेट तो बनने दो, ठीक है। ये पुराना लॉ था, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बेसिस 12, 24, 36 डन है। नए लॉ में इन्होंने बोला 23 जुलाई 24 के बाद दो ही पीरियड से 12 वो जज होगा, लॉन्ग और शॉर्ट। 12, 24, 12 किस किस पे देखने भाई, देखो पहली चीज वापस, सिक्योरिटी लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड वही क्या नाम है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ यूटीआई। देखो यहां पे अब अदर देन यूनिट लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि अगर कोई लिस्टेड म्यूचुअल फंड यूनिट है, चाहे वो इक्विटी ओरिएंटेड या यूटीआई की ना भी हो, तो भी 12 पे आ जाएगी। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है यहां पे। इक्विटी और यूनिट यूटीआई की यूनिट तो 12 में ही आएगी, लिस्टेड हो या ना हो। पर इन दोनों के अलावा की कोई यूनिट है, क्योंकि यूनिट्स क्या बहुत सारे टाइप की होती है, आपकी म्यूचुअल फंड की कहानी एफएम वगैरह में सीखने को मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हैं लोगों तो तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हजारों म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इक्विटी ओरिएंटेड और यूनिट यूटीआई वाले जो यूनिट्स हैं वो तो 12 में ही आएंगे, पर इनके अलावा के जो यूनिट्स हैं अगर लिस्टेड है तो 12 में ही रखना है आप, सिक्योरिटी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज बोलकर, क्योंकि यहां पे अदर देन यूनिट वर्ड नहीं है, ठीक है। और तीसरी चीज किस पे है 12, जीरो कूपन बॉन्ड, जो पहले भी था और अभी भी है, बोलिए। और बाकी सभी के लिए कितना पीरियड देखेंगे बताइए अब। तो अब ज्वेलरी के लिए बताइए नए लॉ में कितना टाइम पीरियड है। लैंड के लिए पहले कितना था, 24 ही। लैंड और बिल्डिंग के लिए पहले भी 24 था, अभी भी कितना है, 24 ही। ज्वेलरी के लिए जैसे चेंज हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, वो 36 वाला पीरियड ही गायब हो गया, तो वो सब 36 वाली एसेट है, 12 महीने बाद ही लॉन्ग बन जाएगी। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते वक्त कुछ एडवांटेज मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात हो गई कि कम समय में एसेट का नेचर लॉन्ग बन सकता है ना। ये अच्छी बात हुई, ये अच्छी बात हुई है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ एडवांटेज मिलते हैं टैक्स के अंदर, तभी तो डिफरेंस कर रहे हैं। ये कारण ही यही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट है और कैलकुलेशन अलग हो सकती है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अलग हो सकती है। तो ये आपके दो लॉ हो गए, पुराना वाला, नया वाला, जिससे आप टाइप ऑफ कैपिटल एसेट जज कर लेंगे, लॉन्ग है के शॉर्ट। डन है। तो अब ये लिखना है अब आपको। यस सर, तो आपने बोल ही दिया। तो आइए सबसे पहले लिखिए, in case of capital asset transfer, बोलिए। वापस से वही बात, सर दो दो क्यों बता रहे हो हमारे को, तो एक ही लॉ बताओ। तो आपके लिए ही ये परेशानी है, केवल आपके ईयर में दिक्कत आएगी, बाकी अगले साल से बच्चों को परेशानी खत्म हो जाएगी। सिंगल लॉ से काम चलेगा, आपको डबल लॉ से काम चलाना।
तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है एसेट ट्रांसफर हुई है 23 जुलाई 24 के पहले, तो आपको पुराने लॉ से कैलकुलेशंस करें। और अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर की डेट 23 जुलाई 24 या उसके बाद है, तो आपको नए लॉ से कैलकुलेशंस करें। क्लियर है? ठीक है। ट्रांसफर की डेट तो क्वेश्चन में गिवन ही आएगी, उसके बिना तो क्वेश्चन हो गई। बेचा का एसेट तब तक तो गेन ही नहीं आएगा। तो चलिए गया, आइए इसमें सबसे पहला टाइम पीरियड कितना महीना, और ये जो सेक्शन है अगर मैं बताऊं, जो मैंने आपको बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का सेक्शन है 242 है जो बताता है, और लॉन्ग टर्म एसेट का सेक्शन है 229। मैं सेक्शन वाइज तो लिखाई नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तो एक चार्ट बना रहा हूं, 12 किस्में देखने, 24 किस्में देखने, 36 किस्में। तो ये तो समझ में आ गया ना, इंटरप्रिटेशन तो करना आ जाएगा। 12 मंथ का इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हम 12 महीने या उससे कम पीरियड के लिए होल्ड करेंगे तो शॉर्ट है, 12 मंथ से ज्यादा होल्ड कर लेंगे तो लॉन्ग। 12 महीना एक दिन भी होल्ड हो गया तो नेचर लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो 12 मंथ अपन को देखने हैं। सबसे पहले एनी सिक्योरिटी, सॉरी लिस्टेड सिक्योरिटी other than units. Second, unit of equity oriented fund or unit of UTI. Third, zero coupon bond. ट्वेंटी 24 मंथ किस किस पे देखने हैं? लैंड एंड बिल्डिंग पूरा लिख देना, लैंड एंड बिल्डिंग की फुल फॉर्म। अब बताओ मेरे को, जल्दी जवाब दो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड में कितना टाइम देख रहे हो आप? नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। एग्जेम्प्ट मत बोलो, ऐसा बोलो नॉट ए कैपिटल एसेट। देखो एग्जेम्प्ट तो तब होता है ना जब कैपिटल गेन आने के बाद भी सरकार बोल दे कि मत दो। जब कैपिटल गेन ही नहीं बने तो उसको एग्जम्पशन नहीं बोलते हैं। ये बहुत मामूली बातें हैं, कहने में तो बात एक ही जैसी लगती है, पर ये बहुत अलग बातें हैं लीगली। और 36 मंथ हम देख लेंगे। अदर लिख दो बस, बाकी जो भी कैपिटल एसेट बची वो सब 36 मंथ के टाइम पीरियड स्लैब में चली जाएगी। आप बोलिए, हो गया? सेकंड टेबल बना रहा हूं, कैपिटल एसेट ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। फिक्स 23 जुलाई को जब ट्रांसफर कराओ मैंने, तो नए लॉ में जाऊंगा, है ना? इसमें तो दो ही पीरियड है, 12 मंथ और 24 मंथ। बताइए 12 मंथ किस पे देखूं?
एनी लिस्टेड सिक्योरिटी ठीक है, और बाकी सभी जाएगी अदर में। ZCB का मतलब है जीरो कूपन बॉन्ड। हेलो, चलिए हो गया। क्या है? चलिए अब आइए, अब बेसिक डिटर्मिनेशन तो हो जाएगा नेचर का, शॉर्ट लॉन्ग। अब वही बात है, मैंने अभी कह दिया क्यों जज करना है शॉर्ट है लॉन्ग है, क्योंकि दोनों के गेन निकालने के तरीके क्या होंगे, अलग अलग। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी तो एसटीसीजी होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी तो एलटीसीजी होगा। और दोनों गेन्स की कैलकुलेशंस भी अलग है, टैक्स रेट अलग है, सब यूनिक है। तो इसलिए डिटरमाइन करना ही पड़ेगा कि नेचर क्या है। अगर मान लो कि नेचर लॉन्ग है और आपने शॉर्ट डिटरमाइन कर लिया तो शुरुआत ही गड़बड़ होगी, ये सब खेल खत्म है वही। क्योंकि अगर लॉन्ग को आपने शॉर्ट डिटरमाइन कर गया तो आपने एसटीसीजी निकाल दिया, जबकि आना क्या चाहिए था, तो खेल खत्म हो चुका है, जीरो है। ये तो बेसिक स्टेप है, तो इसको तो सही कर ही लेंगे मेरे ख्याल से, इसमें कोई गलती बच्चे करते ही नहीं है, नेचर सब जज कर ले, लॉन्ग शॉर्ट सब जज कर लेते। होल्डिंग पीरियड सही निकालना है बस, हाँ या ना। और होल्डिंग पीरियड का जनरली मीनिंग क्या हो गया, खरीदने से लेकर बेचने तक के समय का डिफरेंस देख लेना, 2 साल 3 साल 4 साल। क्लियर है? चलिए यहां तक तो सिंपल ही है। पर अब ये बोलते हैं सेक्शन 242A जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वाला जो सेक्शन, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है 1, और उस एक्सप्लेनेशन में कुछ सिचुएशंस दी गई है, सर्कमस्टांसेस दी गई है। अगर इन सिचुएशन की एसेट है आपके पास जो भी है, तो होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त आपको ये लॉ अप्लाई करना है। होल्डिंग पीरियड निकालने का भी लॉ है, पर ये जो लॉ पढ़ रहे हो ये तभी निकालना है जब ये सर्कमस्टांसेस हो। जनरली तो खरीदने से बेचने का टाइम, जैसे मैं बोलूं मैंने 5 साल पहले ज्वेलरी खरीदी, आज बेच रहा हूं, तो गेन कौन से नेचर का होगा, सबको पता है, अंधे आदमी को लॉन्ग। पर अगर ये सर्कमस्टांसेस में आप घिर जाते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में भी, तो आप होल्डिंग पीरियड इस एक्सप्लेनेशन से निकालेंगे जो कि मैं अभी बोलने वाला। हाँ जी, तो लिखिए अब अगला टॉपिक आपके सामने, डिटर्मिनेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड या पीरियड ऑफ होल्डिंग इन स्पेशल केसेस। और इसका कानून है एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग इन स्पेशल केसेस, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A। एक्सप्लेनेशन से याद आया, अगर आपको याद हो,
चलिए जी, तो सबसे पहले केस नंबर 1 पे आता हूं। उससे पहले 2-3 प्रश्न छोटे छोटे से। कैपिटल एसेट होते हैं क्या शेयर्स? क्या है इसका टाइम पीरियड शॉर्ट लॉन्ग के लिए? क्या इसका जवाब डिपेंड करेगा। देखो, शेयर लिस्टेड है कि नहीं। लिस्टेड है तो 12 मंथ से जज करेंगे, वरना 24 मंथ से जज करेंगे। दोनों ही लॉ में सेम है। 23 जुलाई 24 के पहले भी यही चल रहा है और अभी भी यही चल रहा है। नेट करके आप देख लो आराम से। तो शेयर्स पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है। शेयर्स किसके होते हैं? कंपनी के होते हैं किसी। तो जो शेयर होल्डर होता है वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए शेयर कैपिटल एसेट बनता है। ठीक है, तो सबको समझ आ गया। अब हो सकता है कि जो मेरे पास शेयर पड़े हैं, मान लीजिए मेरे पास संगम के शेयर है, संगम इंडिया लिमिटेड। अब अगर मान लीजिए कि शेयर जिस कंपनी के मेरे पास पड़े हैं वो कंपनी ही लिक्विडेट हो जाए। क्या होता है लिक्विडेट हो जाए? बंद हो जाए। लिक्विडेशन तो अकाउंटिंग वर्ड है। तो अब मेरे को बताओ कि अगर मेरी कंपनी जिसके शेयर मेरे पास पड़े हैं वो लिक्विडेशन में चली गई, तो मैं शेयर बेचूंगा कैसे मार्केट में? कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कि नुकसान हो गया मेरा? अगर मेरे पास ऐसी कंपनी के शेयर है जो लिक्विडेशन में चली गई है, तो उन शेयर का अब क्या होगा? खरीदेगा तो कोई भी नहीं। अब अरे खरीदेगा कोई नहीं उन शेयर को। खरीदोगे आप लिक्विडेशन वाली कंपनी के शेयर? आप क्या करोगे उसको खरीद के? तो कोई अगर खरीदार ही नहीं तो बिकेंगे तो है ही नहीं। सीधी बात तो ये। अबे बोलो। तो फिर मेरा पैसा डूब गया क्या? पहला क्वेश्चन। डूब भी गया तो फिर लॉस हुआ है। इनकम टैक्स में तो प्लस माइनस दोनों की वैल्यू है यार। बाई चांस कमाई होगी तो टैक्स लगेगा, लॉस होगा तो सेट ऑफ भी तो हरूंगा। क्वेश्चन ये आता है कि जब शेयर बिके ही नहीं तो ट्रांसफर कब मानोगे आप? ट्रांसफर की डेट क्या है इसकी? इसमें परेशानी समझ आ गई। ऐसे ही शेयर जो कंपनी जिसकी कहां पे चली गई है, उन कंपनी के शेयर का होल्डिंग पीरियड एंड कब करना है? स्टार्ट कब से होता है? एक्विजिशन के दिन से। एंड कब होता है? ट्रांसफर की डेट। जनरली तो यही रूल है। यहां पे प्रॉब्लम किसकी है? ट्रांसफर की डेट ही नहीं है साहब। आप बोलो कि होल्डिंग पीरियड एंड कब करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली। उन्होंने बोला कि देखो ये शेयर भी ट्रांसफर तो होते हैं, गेन लॉस तो होगा इसमें भी। सीधी बात है, शेयर तो है, फायदा भी हो सकता है कि कंपनी लिक्विडेशन के बाद सरप्लस बच जाए तो मेरे को पैसे भी मिल जाए, गेन भी हो सकता है। कुछ बोलो। तो पहला पॉइंट इसी क्लियरिटी में आया है। ऐसे शेयर जो ऐसी कंपनी के हैं जो कहां चली गई है, उन शेयर्स का होल्डिंग पीरियड आपको एंड करना है। अब 2 दिन देता हूं, आप चुनना, एक दिन होगा एंड करने। पहला दिन जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में एंटर होती है, और दूसरा दिन होता है जिस दिन लिक्विडेशन कंप्लीट होता है। ये दोनों दिन में फर्क है। जैसे आज कंपनी ने बोला हम लिक्विडेट होंगे, तो लिक्विडेट होते ही सब कुछ नहीं हो जाता है। लिक्विडेशन के बाद लिक्विडेटर आता है, फिर एक एक एसेट बिकती है, सबको पैसा मिलता है, सरप्लस बचता है, तो लास्ट में शेयर होल्डर का भी नंबर आ जाता है। बोलो। तो एंड कब करना चाहिए? लिक्विडेशन की डिक्लेरेशन के एंटर होते ही कर दे एंड, के कंप्लीशन में करें एंड? अभी जैसे मानो मैंने 6 महीने पहले खरीदे शेयर और आज कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है और लिक्विडेशन खत्म होते होते 2.5 साल लग गए, तो अगर मैं 2.5 साल बाद होल्डिंग पीरियड एंड करूंगा तो नेचर लॉन्ग हो जाएगा। और आज ही अगर होल्डिंग पीरियड एंड कर दूं शेयर का तो 6 महीना है, नेचर शॉर्ट रह जाएगा। अरे बड़ा खतरनाक समय है ये। तो कौन सा दिन एंड करना चाहिए? जिस दिन लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाए। आप सब ये कह रहे हो, आप हमेशा की तरह गलत बात ही करते हो वैसे भी। तो इन्होंने साफ एक्सप्लेनेशन में बोल ही दिया है कि वो समय जब कंपनी लिक्विडेशन में क्या चली जाती है, लिक्विडेशन की डेट के बाद का समय, मतलब एंटर होने के बाद का जो भी समय है, उसको
होल्डिंग पीरियड में ऐड नहीं करेंगे। यानी सीधी भाषा में मैं बोलूं तो होल्डिंग पीरियड कब एंड करना है? ऑन द डेट ऑफ एंटर इनटू लिक्विडेशन। बोलो क्या बोला मैंने? ना कि डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। बोल दो ये लाइन भी, दोनों डेट्स में फर्क है। तो ये पहला क्लेरिफिकेशन है। अगर मैं होल्डिंग पीरियड निकाल रहा हूं ऐसे शेयर का जो लिक्विडेशन में चली गई है, क्या बोला वैसे बोलो, होल्डिंग पीरियड डिटरमाइन कर रहा हूं ऐसे कंपनी के शेयर का जो लिक्विडेशन में जारी है, तो उसका होल्डिंग पीरियड एंड करना है जिस दिन लिक्विडेशन में कंपनी एंटर हो। क्या होगी बताओ? एंटर, खत्म। यानी कि वो जो शेयर है उनका होल्डिंग पीरियड 6 महीने ही है मेरे एग्जांपल में। क्लियर है? चालू कब से करा? खरीदने के दिन, शेयर खरीदने से तो चालू हुआ। और खत्म कब करना है? जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में एंटर। क्लियर केस 1? बोलो जल्दी। तो ये वाला जो नियम है कब लगाओगे? ऐसे शेयर के होल्डिंग पीरियड में जो उस कंपनी के हैं जो लिक्विडेशन में जा रही है। किस में जा रही है? हाँ सर ऐसा, सर मैंने कंपनी के शेयर 2 साल पहले खरीदे, आज बेच दिए, तो तेरा तो होल्डिंग पीरियड 2 साल है ना, तेरे को क्या मतलब है इससे पागलबंदी से? अरे तेरे लिए काम की चीज नहीं है ये भाई। क्लियर है ना? तो लिखिए केस 1। ये तो लिखिए हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट, मतलब हेडिंग तो लिख लिया आपने, उसका फर्स्ट पॉइंट। सर एक बात बताओ, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं 6 महीने का होल्डिंग पीरियड बना लूं या 3 साल का होल्डिंग पीरियड बना लूं? बेड़ा गर्क हो जाएगा 6 महीने और 3 साल के अंदर। तो 6 महीने के नेचर में क्या बनता है? नेचर। और 3 साल के होल्डिंग पीरियड में नेचर क्या है? मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, दोनों का हिसाब किताब भी अलग है, तो सब कुछ ही गड़बड़ हो गया फिर तो। हो गया? अब इसके आगे डैश करके लिखो, होल्डिंग पीरियड एंड ऑन डेट व्हेन कंपनी एंटर इनटू लिक्विडेशन। ये सारे केसेस में ना यही दिक्कत होगी। देखो जो भी सिचुएशन आएगी ना, या तो उसमें होल्डिंग पीरियड स्टार्ट कब से करूं ये क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा होगा, या एंड कब करूं ये घूम रहा होगा। अरे दो में से एक प्रश्न चल रहा होगा। जैसे इसमें यहां पे क्या प्रश्न उठ रहा है? स्टार्ट तो कर लिया जब शेयर खरीद लिए, एंड कब करूं क्योंकि बिकी तो रही नहीं है, तो एंड करना है। एंड कब करना है? 20 दिन कर। ऐसे किसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है? अब किसी सिचुएशन में स्टार्ट कब से करूं होल्डिंग पीरियड, यही कंफ्यूजन आ रहा है। ये भी हो सकता है। आया? जनरली स्टार्ट और एंड की डेट क्या है? वापस से बोलो, स्टार्ट कब से करना है होल्डिंग पीरियड? डेट ऑफ एक्विजिशन। बोलो तेज बोलो। एंड कब करना है? डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर क्या बोला मैंने? 2 डेट पे फोकस होता है हमारा, बीच का समय होल्डिंग पीरियड है। पर इन सिचुएशन में या तो डेट ऑफ एक्विजिशन गायब दिख रही होगी, या ट्रांसफर की डेट गायब दिख रही होगी। गायब क्या होता है? गायब, गायब दिख रही होगी। तो वो बता रहा लॉ कि हाँ ये मान लो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक्सप्लेनेशन हमेशा कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आते हैं। कुछ याद नहीं है आपको, शायद मैं अभी याद करा ही रहता। बीएनपी में याद है सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट का मीनिंग। पर कुछ सिचुएशन में एक्चुअल कॉस्ट, हाँ वो जो बोलेंगे वही माननी है। जैसे रिसर्च वाली एसेट को जब आप बिजनेस में यूज करोगे तो उसकी कॉस्ट 0 लेनी, तो उन्होंने बोला भैया 0 ले भाई, 0 अपनी मर्जी है जो मतलब। वो बिल्डिंग जिसमें मैं पहले खुद रहता था, बाद में दुकान में काम लेता हूं, तो याद है उसकी कॉस्ट माइनस नॉशनल डेप्रीसिएशन। एक्सप्लेनेशन थे, याद आए? चलो नहीं आया तो कोई बात नहीं।
मैं 10 बार बोल दिया, याद नहीं करने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, 3 महीने में सब हो जाएगा, 3 महीने में सब होता जाएगा। 1 3 महीना नहीं तो क्वार्टर वाइज, 4 क्वार्टर है भाई अपने पास। रिजल्ट के दिन एक छोटा क्वार्टर लेना है और अगले क्वार्टर की इंतजार करना है। यार ये मेरे साथ तजुर्बा नहीं हुआ यार, मैं पास हो गया एक बार में, बाकी मैं भी फिर ऐसे ही सोच रहा था, पर उस समय 6 6 महीने में एग्जाम होते थे, के मेरे को हाफ ईयरली रुकना पड़ता। यार मेरी किस्मत में और कुछ अच्छा है नहीं है, पर मैं पास एक बार में हो गया, बाकी तो मेरा लग चले नहीं चले, पढ़ाई में जरूर चल गया यार, तुम्हारा तो किसी में भी नहीं चल रहा है। चलिए, और भी ऐसे केसेस हैं, मैं थोड़े अपने जल्दी जल्दी से फास्ट करने के लिए मैं लिखता रहता हूं। अब अगला केस लिखिए, बोनस शेयर। बोनस शेयर के होल्डिंग पीरियड में भी प्रॉब्लम है। क्या होता है भाई बोनस शेयर? वो फ्री में प्रॉफिट से मिलते हैं शेयर बिना पैसे के, यही होता है बोनस शेयर जनरली। बाकी यहाँ लीगल वीगल तो आप कंपनी लॉ वगैरह में सीख ही लोगे, उसको छोड़ते हैं अपन। अब बोनस शेयर में देखो परेशानी क्या आ रही है, साफ दिख रहा होगा आपको, बोनस शेयर का होल्डिंग पीरियड स्टार्ट कब से करें? खरीदने के दिन से स्टार्ट होता है ना। मैं तो खरीद ही नहीं रहा हूं बोनस शेयर, खरीदूंगा भले ही नहीं, क्योंकि वो तो फ्री में मिल रहे हैं मेरे को, पर बिकेंगे तो सही वो भी। तो बोनस शेयर में बेचने का दिन तो मुझे पता रहेगा, खरीदने के दिन की दिक्कत है। तो यहां पे अब होल्डिंग पीरियड स्टार्ट कब से करूं, ये प्रॉब्लम। ऊपर वाले शेयर में क्या दिक्कत थी, एंड कौन से दिन करूं, यहां पे स्टार्ट कब से करूं। तो बोनस शेयर में भी 2 ऑप्शन देता हूं, आप बताना। एक तो जिस दिन कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेयर किए, मीटिंग में करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, और जिस दिन दूसरा डेट है जिस दिन बोनस शेयर मुझे अलॉट हुए, तो कौन से दिन से स्टार्ट करना चाहिए, डेट ऑफ अलॉटमेंट के डेट ऑफ डिक्लेरेशन। चलो ये आपका सही है, तो होल्डिंग पीरियड स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ अलॉट। तो बोनस शेयर का होल्डिंग पीरियड अलॉटमेंट के दिन से स्टार्ट करूंगा मैं। ऑब्वियसली पैसे तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि फ्री में मिल जाएंगे। चलिए हो गया क्या? ऐसे ही ना बोनस शेयर की तरह एक और शेयर भी होते हैं, राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड क्या होता है? राइट शेयर अभी है, हाँ ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम रेट पे कोई देते होते हैं, छोड़ो उसको, है ना, सबको पता है, छोड़ देता हूं मैं भी। प्रॉब्लम वही है, राइट शेयर खरीदता हूं मैं, बराबर है, ऑब्वियसली इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये अलग बात है कि कम रेट में मिल जाते हैं, वो राइट के चक्कर में, ठीक है। तो राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड में भी 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो राइट शेयर मिलने से पहले मेरे को ऑफर आता है कंपनी से कि खरीदने हैं क्या, ऑफर 1:1, 2:1, जो भी रेशियो में आता है ऑफर,
फिर मेरी इच्छा है तो मैं ऑफर एक्सरसाइज कर सकता हूं, नहीं इच्छा है तो मैं अपना ऑफर किसी को बेच भी सकता हूं, रिनाउंस कर सकता हूं। आता है मेरे को भी सब। तो प्रॉब्लम यह है कि राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड में भी 2 डेट्स परेशान कर रही है मेरे को। जिस दिन ऑफर आया था उस दिन से होल्डिंग पीरियड स्टार्ट करूं कि जिस दिन राइट शेयर अलॉट हुए उस दिन से करूं। तो मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द राइट सब आ गया। 2 दिन कौन से परेशान कर रहे हैं यहां पर। राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड कब से स्टार्ट करूं, जिस दिन ऑफर दिया था कंपनी ने उस दिन से करूं कि जिस दिन ऑफर मैंने एक्सरसाइज करा उस दिन से करूं कि जिस दिन मेरे को शेयर अलॉट हुआ उस दिन से करूं। और मैं तो 3 डेट इसमें ले सकता हूं। अब तो और परेशानी है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट, एक्सेप्टेंस ऑफ राइट, अलॉटमेंट ऑफ राइट। तो कौन सी रेट से स्टार्ट करना चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ राइट बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो। अलॉटमेंट ऑफ राइट, एक्सेप्टेंस, तीनों डेट बता दी मतलब कि तुम हो बावर। थोड़ा तो कम कुछ तो कह रहे हो, एक तो सही हो ही जाएगी। तो क्या आप पागल के पागल ही निकले। होल्डिंग पीरियड ऑब्वियसली राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड निकाल रहा हूं, तो राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड तो उसी दिन से होना चाहिए ना जिस दिन शेयर अलॉट होंगे। क्योंकि ऑफर मिलने के बाद अगर मैं शेयर ही ना लूं, नकल कर रहा है क्या। नकल में अकल चीज होती है अगर कर रहा है। क्योंकि अगर ऑफर मिलने के बाद मैं शेयर ना खरीदूं तो फिर तो लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है ना। ऑफर की डेट का तो क्या लॉजिक। तो राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होता है डेट ऑफ अलॉटमेंट से। ये नकल करके बोल रहे थे देखो अभी, ये शायद अलग पागल बन गया होगा। इंग्लिश भी समझने की चीज होती है ना। अब अगली चीज है राइट ऑफर। अब ये अलग चीज है। मैंने अभी बोला कि हो सकता है कि मैं ऑफर एक्सेप्ट ही ना करूं। जैसे मानो मेरे पास रिलायंस की तरफ से ऑफर आया कि मैं रिलायंस के 100 शेयर 1000 रुपए की रेट में बाय कर सकता हूं। ऑफर है तो 1 लाख रुपए चाहिए। दैट का मतलब मेरे को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को नहीं खरीदना है ऑफर, तो मैं किसी और को ये ऑफर बेच सकता हूं। सपोज करें लाठी सर का इंटरेस्ट है, लाठी सर को ये पसंद है, 1000 रुपए में उनको शेयर खरीदने की इच्छा है, मैं नहीं खरीद रहा हूं तो वो बोल रहे हैं मैं खरीद लेता हूं, तो ऑफर मेरे को बेच दे। तो ऑब्वियसली मैं अपना ऑफर बेच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज तो ये पॉसिबल है। तो अगर मैं अपना ऑफर बेचूंगा तो मैं फ्री में, तो देखो दुनिया में कुछ चीज नहीं बिकती। तो मैंने लाठी सर को ये बोला कि 50 रुपया मैं लूंगा पर शेयर। तो 100 शेयर का ऑफर 50 रुपए पर शेयर में अगर मैं बेचूंगा तो 50 रुपया क्या है, ऑफर का सेल प्राइस। तो ऑफर भी बिकता है। अगर ऑफर बिकता है तो ऑफर में भी गेन और लॉस आता है और उस पर भी टैक्स लगेगा। फिर ऑफर भी कैपिटल एसेट हुआ। जैसे राइट शेयर एक कैपिटल एसेट है वैसे राइट ऑफर भी एक कैपिटल एसेट। 2 अलग अलग कैपिटल एसेट है, शेयर और ऑफर। बोलो सब है। अब राइट ऑफर भी एक कैपिटल एसेट है। वापस से वही बात है, सर आपने तो लिखवाया नहीं। तो नहीं लिखवाया इसलिए तो है, वो तो पता ही है सबको। प्रॉपर्टी तो है ना भाई, जो चीज को मैं बेच सकूं, मेरे पास अधिकार है बेचने का, तो प्रॉपर्टी होगी ना फिर तो राइट ऑफर का जो होल्डिंग पीरियड है ना वो स्टार्ट करना है आपको डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट से। बोलिए कब से करना है बताइए। तो इसमें आपको ये करना है, तो इसका होल्डिंग पीरियड स्टार्ट करिए डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट। पर ये ध्यान रखना, ऑफर अलग चीज होता है, शेयर अलग चीज होता है, तो इसको मिक्स मत करना। तो जिसने शेयर खरीदे उसके ऊपर तो तीसरा नियम लग जाएगा ना। अरे लाठी सर ने तो मेरे से ऑफर खरीद के क्या शेयर खरीदे होंगे ना, तो उनकी कैपिटल एसेट का नाम क्या है, शेयर है। अरे लाठी सर की कैपिटल एसेट का नाम तो राइट शेयर है ना। राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड तो ऊपर लिख ही दिया ना मैंने, वो कब से गिनेंगे अपना अलॉटमेंट के दिन से।
अरे वो तो आगे भविष्य में बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, शेयर बेचेंगे। मैंने ऑफर बेचा तो मैं ऑफर का होल्डिंग पीरियड निकालूंगा, वो शेयर बेचेंगे वो शेयर का होल्डिंग पीरियड निकालेंगे। तो मेरे लिए होल्डिंग पीरियड चौथा पॉइंट हो गया, उनका होल्डिंग पीरियड तो तीसरा पॉइंट है ना। अरे जब उनको शेयर मिले तब से चालू हो जाएगा। चार बातें होगी। अगला होल्डिंग पीरियड निकालते हैं। ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर जो मुझे मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, बराबर है। इसके बारे में सैलरी में भी बात उठी हुई थी, अगर आपको याद आए। चलिए एक बार मैं पूरा रिलेट कर देता हूं पहले तो। सबसे पहले सबसे पहले तो मैंने जो सीखा हुआ है वो क्या है भाई, कि ईसॉप में अगर मुझे अपने एम्प्लॉयर से शेयर मिलते हैं मार्केट वैल्यू से कम रेट में, या कोई इंटेलेक्चुअल राइट शेयर करने के लिए मेरे को स्वेट इक्विटी शेयर मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से कम रेट में मार्केट रेट से, तो ये जो डिफरेंस होता था याद है, मार्केट रेट से जितना कमती में मिलेगा वो मेरे लिए परक्यूसेट है। पहली चीज तो जो सैलरी में टैक्सेबल होता था, और उस परक्यूसेट की वैल्यूएशन का फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ था, मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, इनकम बनती थी सैलरी। अब यहां तक तो देखो ईसॉप में जो शेयर मिले वो जितना फायदा होगा मेरा वो तो सैलरी की इनकम है, पर एक बार जब शेयर मिल गए तो वो शेयर भी तो बिकेंगे। तो शेयर जब बिकेंगे ईसॉप वाले या स्वेट वाले तो कैपिटल गेन होगा। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है। मुझे ईसॉप में शेयर मिले सैलरी, मैंने वो शेयर बेच दिए, कैपिटल गेन्स। फील आ गया। तो जब मैं कोई ईसॉप वाले शेयर बेचूं या स्वेट इक्विटी शेयर बेचूं तो होल्डिंग पीरियड स्टार्ट कब से करना है, यहां पे भी वही प्रॉब्लम है। अब याद है आपको उस समय मैंने कहा था कि बहुत सारी डेट होती है, अपन को कौन से दिन की एफएमवी यूज करनी है, डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। अब यहां पे क्या क्या डेट होती है, जैसे ईसॉप का डिक्लेरेशन का दिन, जिस दिन मेरे को ईसॉप मिला, फिर जिस दिन मैंने ईसॉप के शेयर एक्सरसाइज करे, फिर शेयर अलॉट हुए, यहां पे भी बहुत सारी डेट्स है। तो जो ईसॉप में मुझे शेयर मिल रहे हैं उसका होल्डिंग पीरियड स्टार्ट कब से करूं, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी डेट होनी चाहिए? वही है, ऑप्शन मिलने का दिन, ऑप्शन एक्सरसाइज करने का दिन, के शेयर अलॉट होने का दिन। तीन डेट का ऑप्शन है आपके पास। जिस दिन मेरे को ऑप्शन दिया कंपनी ने, बॉस ने, यानी ऑप्शन देने का दिन, एक्सरसाइजिंग का दिन, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर का दिन। हाँ यहां पे भी वही चीज है, किसका कैपिटल गेन निकाल रहा हूं, शेयर्स का। तो होल्डिंग पीरियड ईसॉप वाले शेयर का कब से स्टार्ट करना है, जिस दिन शेयर अलॉट। अब यहीं पे गड़बड़ हो जाती है, जब मैं सैलरी की इनकम निकाल रहा हूं तो कौन से दिन की एफएमवी देखता हूं, एक्सरसाइजिंग ऑप्शन। पर जब कैपिटल गेन के लिए होल्डिंग पीरियड निकालने बैठूंगा, अलॉटमेंट के दिन से गिनना है होल्डिंग पीरियड, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन के दिन से नहीं गिनना। अरे ये तो खेल है ना यार, सैलरी में अलग डेट की वैल्यू काम आ रही है, और यहां पे होल्डिंग पीरियड से अलग डेट से चालू हो रहा है। आ गया? तो वही है। बताइए इन शेयर के उधर होल्डिंग पीरियड कब से स्टार्ट करना है? स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट।
होल्डिंग पीरियड स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। आ गया? बोलो कुछ है। शेयर्स पे ये सारे केस ही 90%। अगले शेयर, शेयर ऑफ अमालगमेटेड कंपनी रिसीव आफ्टर अमालगमेशन। शेयर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी रिसीव आफ्टर अमालगमेशन। अमालगमेशन वर्ड अभी आया था बीएनपी में। काम कानून याद है इसका? क्या पढ़ा था आपने? अरे बहुत सिंपल था। अमालगमेशन, डीमर्जर और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन जब होता है तो पुराने बिजनेस की एसेट का डेप्रीसिएशन पुराने और नए दोनों में अपोर्शन्ड किया जाता है। बस ये तो कानून था। और किस रेशो में अपोर्शन किया जाता है? नंबर ऑफ डेज यूज्ड, जितना पुराना है और नए नए यूज करा होता है। ये वर्ड वहां पे उठा हुआ है। अभी इसको कैपिटल गेन से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल बहुत सीधा है। मेरे पास संगम इंडिया लिमिटेड के शेयर है जो आज से मैंने कितने साल पहले खरीदे? 5 साल पहले खरीदे। संगम का अमालगमेशन हो गया किसके अंदर? रिलायंस के अंदर। वैसे तो कोई ये अमालगमेशन पॉसिबल नहीं है, दोनों का धंधे अलग है, मैं तो एग्जाम्पल। तो संगम इज अमालगमेटेड इन रिलायंस। बोलो सब। तो अब देखो ध्यान से, आफ्टर अमालगमेशन संगम तो खत्म हो जाएगी और ये जाके मिक्स हो जाएगी किसमें? बड़ी कंपनी टेक ओवर कर लेगी छोटी कंपनी। मर्जर, नॉर्मल मर्जर ये कहलाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? मेरी कंपनी बंद होगी जो जिसके शेयर है मेरे पास कितने साल पुराने, मैं बर्बाद। ये शेयर का क्या हुआ? मेरे को आफ्टर अमालगमेशन रिलायंस के शेयर मिल जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे शेयर, अमालगमेटेड कंपनी के शेयर मिल जाएंगे। याद है अपने क्या कहा था? पुरानी को कहते हैं अमालगमेटिंग, नए को क्या कहते हैं? अमालगमेटिंग। तो ये बात प्रैक्टिकली लाइफ में समझ में आ गई कि अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं और उस कंपनी का अमालगमेशन हो जाए तो उस कंपनी के शेयर के बदले में मेरे को अमालगमेटेड के शेयर मिल जाएंगे। यहां तक तो सबको आ गया। हाथ खड़े करो जल्दी। अब मेरी प्रॉब्लम नंबर 2 चालू हो गई। ये रिलायंस के शेयर आज मिले मेरे को अमालगमेशन के बाद, और मान लीजिए कि मेरे को ये कंपनी में नहीं रहना है, मेरे को संगम अकेली पसंद थी, रिलायंस के साथ अमालगमेशन होने के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अगर मान लो कि 10 दिन बाद ये शेयर बेच दूं अपने, तो अब मैं कौन से शेयर बेच रहा हूं 10 दिन बाद? संगम के कि रिलायंस के? रिलायंस के बिकेंगे शेयर तो, क्योंकि संगम के तुम अब ही नहीं शेयर। अबे हाथ खड़े करो, सिंपल हिसाब है। तो मेरी प्रॉब्लम क्या है? रिलायंस के शेयर 10 दिन बाद जब मिलने के बाद मैं बेचूं तो क्या होल्डिंग पीरियड 10 दिन है शेयर का? तो रिलायंस के शेयर तो 10 दिन पुरानी है। क्या सच में रिलायंस के शेयर 10 दिन पुराने? मैंने 10 दिन पहले खरीदे क्या रिलायंस के शेयर? बहुत फर्क है, मैंने खरीदे कि मिले, फर्क है दोनों शब्दों में। किस कारण से मिले? वो अमालगमेटेड के शेयर अमालगमेशन के कारण है मेरे पास। तो लॉ बहुत सिंपल है भाई। क्या बोल रहा है लॉ? कि अगर ऐसा है तो नहीं, ये जो रिलायंस के शेयर का होल्डिंग पीरियड है वो 10 दिन नहीं है, पुराने वाले का भी ऐड करो इसके। बताओ कितना होल्डिंग पीरियड है फिर? समझ आ गया क्या सीखे इस लॉ से? अमालगमेटेड कंपनी के शेयर के होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त अमालगमेटिंग के शेयर का होल्डिंग पीरियड ऐड कर। बोलो अब ये लाइन हो गया? लिख लो अब। मैं आईएनजी लिख रहा हूं। आईएनजी कंपनी मतलब आप पूरा लिखना।
होल्डिंग पीरियड निकाल रहा हूं अमालगमेटेड कंपनी के शेयर का, और उसका नियम यह है कि अमालगमेटिंग के शेयर का होल्डिंग पीरियड भी ऐड करूं। पूरे इंडिया के इंस्टीट्यूट में अभी तक मई वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कोचिंग सेंटर में। अपने इधर के मई वाले बच्चे मॉक टेस्ट देने के लिए आ चुके हैं। तुम्हारा अटेम्प्ट सितंबर वाला है। तुम्हारे भी 4 हेड कंप्लीट होने को आ गए हैं। अकाउंट्स तो कोर्स ही होने को आ गया होगा। कॉस्टिंग एफएम जो भी चल रही है, तो ये एडवांटेज है L2C एनपीए में रहने का। इतना समय है, कोर्स खत्म होने के बाद 4-4 महीने तो बच्चा घर पे पड़ा रहता है सेल्फ स्टडी के लिए। विदेशी बच्चे जो अपने आप को समझते हैं, रिजल्ट के अंदर तो 0 आएंगे। फिर वो विदेश से आएंगे जब इधर उठ के, तो वो विदेश से आएंगे जब तो पढ़ाई चालू करेंगे। और ये मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये बहुत गंदी हरकतें लगती है ये ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में, वीडियो के चक्कर में। वीडियो तो कोई बना सकता है, मैं बैठे बैठे पूरे दिन फंसता रहूं, कुछ भी फंसना है कुछ भी बोलते रहते हैं। भैया एग्जाम के एक दिन पहले जब बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं जनवरी वाले, और ये पागलों की तरह जो टीचर है उनको रिवीजन बच्चों को करने दो ना यार, उनको अपनी तैयारी करने दो, उनको सेल्फ स्टडी करके पूरा कोर्स करके जाने दो। उनको वीडियो लगा देते, बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा, उनकी बातें सुन रहा है। अब पागल इसलिए फेल हो रहा है वो, उसको पढ़ने दो यार, उसको पढ़ने दो, उसको सेल्फ स्टडी करने दो। सेल्फ स्टडी करेगा। एक चीज जो मैं बोलूंगा आपको समझाने के लिए ना, मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, वो 5 मिनट लगते हैं आप समझने के लिए। अगर वापस से कोई बच्चा समझे, 50 मिनट आप वेस्ट कर रहे हो उसको फोकट के। 50 मिनट में तो दूसरी चीजें पढ़ लेगा, वो भसे जा रहा है। लाइक करो, लास्ट दिन एग्जाम के बच्चे का एग्जाम चल रहा है, तू लाइक करो रहा है यार बैठ के। यार अब इतने सारे बच्चे देख रहे हो, 300 बच्चे लाइक करो, 300 के 300 बैठ, वो 300 बच्चे एग्जाम के दिन बैठ के सुन रहे हैं उसकी बातें, तो पहले क्या कर रहा था? तो ये सब क्या इलॉजिकल चीजें हैं। ये तो वो तो कमा लेंगे, वो जो भी कमाने वाले हैं, पर ये रिजल्ट बैठता नहीं है। वो XYZ एक क्लास है जिसका वो बॉडी बिल्डर सर है, बॉडी बिल्डर समझता है अपने आप को, कोई एक सर है XYZ, वो सर अब फालतू की बातें बता रहे हैं। मम्मी पापा की इज्जत करना तो तुम्हारे को सक्सेस मिलेगी। अरे भाई मम्मी पापा के लिए तो पढ़ाई कर रहा हूं मैं। हर कुछ ये सीए की जगह पता नहीं क्या चल रहा है, राम देना है, समझ में नहीं आ रहा। सीए के बच्चे के पास होने का तरीका बहुत सिंपल है, और सिंपल क्या है, कोर्स खत्म कर लो, 5 बार रिवीजन करो यार, रिवीजन, खुद का दिमाग लगाओ, खुद का भेजा। मेरी बातें सुन सुन के तो तुम क्या करोगे, मैंने अभी ये तुमको बता दिया, ये चीज मैं रिवीजन में वापस से बताऊंगा। यार पागल तो नहीं है, ये चीज पढ़ने में तुमको 2 मिनट लगते हैं कॉपी के अंदर पढ़ने बैठोगे। अभी मैंने कुछ याद दिलाया गया, आधे से ज्यादा लोगों को वो याद आ गया चीजें, क्या नाम था वो, इक्विटी ईसॉप वाला कानून वगैरह जो भी था, इतने समय पहले पढ़ाया था। तो भी दिमाग है ना बच्चों के पास, उनको यूज करने दो आराम से, फोकट में अपने आप को होशियार, उनका दिमाग क्या फिक्स कर दिया, जो मैं बोल रहा हूं उतना ही दिमाग चलेगा, तेरा अब चलेगा नहीं आगे उससे। तो ये ऐसी सिस्टम से रिजल्ट नहीं आता है, इसलिए रिजल्ट हमेशा इधर के बनता है। किसका? ये जो भी धुरंधर है ना, भले कितने धुरंधर बन जाए, कुछ होने नहीं वाला। बच्चों को आश्रित बनाना अलग चीज है और सेल्फ बनाना अलग चीज है। भैया 4 महीने बच्चा पढ़ेगा, खुद का दिमाग तो लगा, क्या कर रहा है, सीए तू कर रहा है, मैं कर रहा हूं, नहीं चलता हूं तेरे साथ पेपर देने, चल। फिर तो बिल्कुल यूज नहीं करने लगा गया बच्चा। हो गया क्या आज का? चलो और कर रहा हूं मैं क्लास यार, कल ही पढ़ूंगा, मेरे को बहुत अर्जेंट। हेलो